हेलो मेरे भविष्य के शिक्षकों, आई होप आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। देखिए चैनल पे स्पेशली जो एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज चल रही है। पार्ट 1 अपलोड हो गया है, यदि आपने ना देखा हो तो चैनल पे जाके उसे देखिए। ये पार्ट 2 है। और साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और यदि आपको मेरा प्रयास पसंद है तो वीडियो को कम से कम एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। और उससे पहले कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल जिद्दी बनिए, यानी कि आप अपने नौकरी को लेकर जिद्दी बनिए, अपने सिलेक्शन को लेकर जिद्दी बनिए, अपने एक सीट को लेकर जिद्दी बनिए, तभी जाके सफलता आपके हाथ लगेगी। और ये जानिए कि जो ये आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा नई शिक्षा नीति के पहले जो ये शिक्षक पात्रता परीक्षा आएगी, इसमें आपको अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है ताकि चीज़ें जो है बिल्कुल बेहतर वे में चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कागज पर तेल का धब्बा किसकी उपस्थिति दर्शाता है। यानी कि जो कागज होता है उसमें जो तेल के धब्बे होते हैं वो किसकी उपस्थिति दर्शाता है। वसा का, प्रोटीन का, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का। तो देखिए कागज पर तेल का धब्बा वसा को दर्शाता है, यानी कि वो वसा की उपस्थिति दर्शाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 110% करेक्ट होगा। यानी जो तेल वगैरह यानी जो ऑयल होते हैं जो कागज पे चिपके रह जाते हैं, फिर हम जो धब्बे देखते हैं वो वसा का प्रतीक होता है, यानी कि वह वसा की उपस्थिति दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे। देखिए पकाने में आसानी से नष्ट होने वाली विटामिन है। यानी कि मान लीजिए हम पका रहे हैं, पकाने से जो गर्मी उत्पन्न होती है, जो हीट उत्पन्न होती है, उससे कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। तो देखिए पकाने में आसानी से नष्ट होने वाली विटामिन कौन सी है, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो विटामिन सी होती है वो पकाने से आसानी से क्या होती है, नष्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। और देखिए जो विटामिन सी होती है वो खट्टे और रसेदार फलों में पाई जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए प्रोटीन की आवश्यकता शरीर में के लिए होती है, यानी जो प्रोटीन होता है उसकी जो आवश्यकता हमारे शरीर को किस लिए होती है। वृद्धि एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, वसा, या फिर केवल वृद्धि के लिए। तो देखिए जो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य दोनों के लिए होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 110% करेक्ट होगा। देखिए जब हमारे शरीर में उचित मात्रा में प्रोटीन मिलेगी तभी हमारी वृद्धि और हमारा जो स्वास्थ्य होगा बिल्कुल बेहतर हो सकेगा, बढ़िया हो सकेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए वसा की अत्यधिक मात्रा किसका कारण है। यानी कि मान लीजिए आपके शरीर में वसा ज़्यादा हो जाए तो वो किस ओर इशारा करेगा, वो आपको बताना है। रोग का, मोटापा का, वृद्धि का, या फिर स्वास्थ्य का। तो हम सभी को पता है कि जो वसा होती है, जो चर्बी होती है, उसकी अत्यधिक मात्रा मोटापा का कारण बनती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी आपको इन चारों में ये बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जिससे अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से, या फिर विटामिन से। तो देखिए अत्यधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, वसा से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी। और मैं आपको थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूँ। देखिए हम सभी को पता है कि कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं और वसा भी ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। बट जो वसा होती है उससे कार्बोहाइड्रेट के मामले से कहीं ज़्यादा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि यदि मान लीजिए आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं बट उसके बदले यदि वसा का थोड़ा सा भी हिस्सा लेंगे तो क्या होगा, वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें एनर्जी देगा। इसलिए अत्यधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो वसा से होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों क्या कहते हैं। यानी जो तारे होते हैं उनके जो दो आकृति बनती है, आपने देखा होगा आसमान में सप्तऋषि तारे हो गए, ध्रुव तारे हो गए, ऐसे तमाम आकार के तारे हमें जो आसमान में नाइट के समय दिखाई देते हैं तो उसको क्या कहते हैं। यानी कि जो तारा, यानी जो तारों के द्वारा विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृतियों क्या कहते हैं। तारामंडल, नक्षत्र मंडल, क्षुद्र ग्रह, या फिर खगोलीय पिंड। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की जो सबसे करेक्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नक्षत्र मंडल। यानी कि तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए प्रकाश की गति है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रकाश की गति कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर 5 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखिए तो जो प्रकाश की गति होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि जो प्रकाश होता है उसकी रफ्तार सबसे तेज कहाँ होती है। तो जो प्रकाश की सबसे तेज चाल कहाँ पे होती है, निर्वात में होती है। कहाँ होती है, निर्वात में। अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो वो होती है 3 × 10⁸ यानी कि जो प्रकाश होता है उसकी निर्वात में सबसे अधिक चाल होती है।
आगे चलते हैं। देखिए आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, फिर महात्मा गांधी। आर्य समाज के संस्थापक की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। यहाँ पे बहुत से भाइयों को कन्फ्यूजन होती है, वो विवेकानंद को समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। देखिए चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, आपको बस अपने माइंड में चीज़ों को सेट रखना है, ताकि ऐसे एग्जाम यानी कि एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया और आप क्या करो, उसे आप चुटकी में सॉल्व कर जाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014, 3 अक्टूबर 2014, 4 अक्टूबर 2014 या फिर 5 अक्टूबर 2014। तो स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है। तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया था माननीय मोदी जी के द्वारा। यानी कि जो ये पुण्यतिथि होती है हमारे महात्मा गांधी जी की, इन्हीं के पुण्यतिथि पर यह जो मिशन है इसको लॉन्च किया गया था, स्पेशली साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए। तो स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? तो किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। देखिए जल का शुद्धतम रूप है, जल का शुद्धतम रूप क्या है, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? वर्षा का, नदी का, समुद्र का, नल का। तो देखिए जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है वर्षा का, यानी जो रेन होती है, बारिश होती है, उसका जो जल होता है वो सबसे शुद्ध होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए गुप्त वंश का संस्थापक था, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो श्रीगुप्त थे ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जो गुप्त वंश के सबसे वास्तविक संस्थापक थे वे थे चंद्रगुप्त प्रथम। बट यहाँ पे गुप्त वंश संस्थापक की बात हो रही है, तो इनको कहा जाता है श्रीगुप्त को, और वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। वैसे जो गुप्त वंश है इसकी स्थापना हुई थी लगभग 240 से 280 ईसा पूर्व में। तो यह बिल्कुल आप अपने माइंड में सेट रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए सर्वप्रथम रजत मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया था? यानी जो रजत मुद्राएं होती हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, कुमार गुप्त तृतीय या फिर कुमार गुप्त प्रथम। देखिए सर्वप्रथम रजत मुद्राओं का प्रचलन किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सबसे करेक्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे इन्होंने सर्वप्रथम रजत मुद्राओं का प्रचलन किया था। देखिए महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष था सुधर्मन, पल्लवी, जमाली या फिर कामदेव। ठीक है, तो देखिए महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष था सुधर्मन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा पल्लवी, जमाली, कामदेव ये कौन थे? तो ये इनके महावीर स्वामी के शिष्य थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा कहाँ से आई? यानी जो सिक्के होते थे उस पर नाम खुदवाने का जो प्रचलन चला या फिर जो चित्र बनवाने का प्रचलन चला वो कहाँ से प्रारंभ हुआ या फिर किसके द्वारा लाया गया? यूनान से, मिस्र से, पुर्तगाल से, रोम से। तो देखिए सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने का परंपरा कहाँ से आई? तो वो आई है यूनान से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 110% करेक्ट होगा, क्योंकि यूनान के लोगों ने ही सबसे पहले सिक्कों पर नाम छापने का, चित्र छापने की जो प्रचलन होती है परंपरा का शुभारंभ किया था। देखिए रजत रंगड़ी, यानी कि रजत रंगड़ी क्या है? यानी कि यह एक बहुत ही फेमस रचना है। तो वो किससे संबंधित है? कल्हड़ से, बाणभट्ट से, चंद्रबरदाई से या फिर कौटिल्य से। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो कल्हड़ है वो राज तरंगड़ी से संबंधित है। यानी कि जो राज तरंगड़ी रचना है वो किससे संबंधित है? कल्हड़ से। ठीक है। अच्छा इसमें ऑप्शन में दिया है बाणभट्ट। तो बाणभट्ट की क्या है? तो देखिए बाणभट्ट की है हर्षचरित। जो हर्षचरित है ये है हमारे बाणभट्ट की। और अच्छा चंद्रबरदाई क्या है? तो आप सभी जानते होंगे पृथ्वीराज रासो। अच्छा कौटिल्य की क्या है? कौटिल्य का है अर्थशास्त्र। तो देखिए एक क्वेश्चन से आपके लगभग 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था?
भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में, 1948, 1950, 1991। सारी की सारी जो डेट है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कंफ्यूज भी आपको कर सकती है। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना, चीज़ें बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1946, यानी कि 1946 को भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भारत की पहली महिला फुटबॉल एकेडमी कहाँ खुली है? ये करंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बेंगलोर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो भारत की पहली महिला फुटबॉल एकेडमी खुली है बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो बेंगलोर है वहाँ पे भारत की पहली महिला फुटबॉल एकेडमी खुली है। अच्छा, बेंगलोर को और किस नाम से जाना जाता है? तो बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए, भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल कहाँ खोला जाएगा? भारत का पहला इसलिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर मणिपुर। तो भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल खोला जाएगा उत्तर प्रदेश में, यानी अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल खोला जाएगा यूपी में। तो देखिए, यूपी से रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ। जो यूपी की राजधानी क्या है? तो वो है लखनऊ, और जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो लखनऊ है वो किसका निर्वाचन क्षेत्र है? तो वो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखिए, विषाणु जनित रोग हैं, यानी विषाणु जनित रोग हैं चेचक, हैजा, काली खांसी या फिर निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात हो रही है। विषाणु जनित आपको बताना है कि विषाणु जनित रोग क्या है। तो देखिए, विषाणु जनित क्या रोग है? चेचक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी देखिए, ऑप्शन में हैजा, काली खांसी और निमोनिया है। तो ये कैसे हैं? तो ये जीवाणु जनित रोग हैं, जीवाणु जनित रोग हैं। ठीक है, विषाणु जनित रोग कौन सा है? चेचक है। देखिए, आगे चलते हैं। डूरंड रेखा किन दो रेखों को अलग करती है? यानी जो डूरंड रेखा है ये किन दो देशों को अलग करती है? भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन या फिर भारत और जापान। क्वेश्चन नंबर 20 की बात हो रही है। तो डूरंड जो रेखा है वो किन दो देशों को अलग करती है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। यह भारत और पाकिस्तान को क्या करती है? अलग करती है। कौन सी? डूरंड रेखा। अच्छा, भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? तो वो है रेड क्लिफ। ठीक है। और भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? वो है मैक मोहन। ये बात आप बिल्कुल अपने माइंड में सेट रखिएगा। आगे चलते कर्मयोद्धा ग्रंथ पुस्तक रचित है मोदी जी द्वारा, अमित शाह द्वारा, वेंकैया नायडू द्वारा या फिर राजनाथ सिंह द्वारा। देखिए, जो कर्मयोद्धा यहाँ पे होगा, कर्मयोद्धा यहाँ पे होगा, कर्मयोद्धा। तो देखिए, जो कर्मयोद्धा ग्रंथ पुस्तक है ये हमारे माननीय मोदी जी द्वारा क्या है? रचित है। यानी कि जो मोदी जी है वो इसके, हमारे जो माननीय मोदी जी हैं वो कर्मयोद्धा ग्रंथ पुस्तक के लेखक हैं। देखिए, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, आंतरिक बल या फिर बाह्य बल। क्वेश्चन नंबर 22 की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय बल। देखिए, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं बल के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, दाब के कारण या फिर ताप के कारण। देखिए, वर्षा की जो बूंदें गोल होती हैं तो हम सभी को पता है पृष्ठ तनाव कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 110% करेक्ट होगा। और इसे सतही तनाव भी कहा जाता है, यानी कि सतही तनाव, यानी पृष्ठ तनाव को सतही तनाव के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, कंप्यूटर के अंग है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट, सभी बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो ये जो कंप्यूटर के सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि जो कंप्यूटर के अंग होते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट, सभी। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर होती है क्या होता है? हम उसे टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं और जो इनपुट होता है उससे हम अपने कंप्यूटर में डाटा को एंट्री करते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? श्वेत क्रांति की शुरुआत 1950, 1960, 1970, 1978। क्वेश्चन नंबर 25 की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। अच्छा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो जो श्वेत क्रांति के जनक है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये
भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। मैं आपको एक बार फिर से नाम रिपीट कर देता हूँ, डॉक्टर वर्जिस कुरियन। ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे अभी तक फेसबुक पेज यानी कि टीचर प्लानिंग पॉइंट के नाम से हमारी फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर होती रहती हैं, साथ ही साथ सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। सो यदि आपको मेरा प्रयास पसंद है तो वीडियो कम से कम एक शेयर और एक लाइक जरूर करिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरह स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।